हेलो फ्रेंड्स, प्रेमांजलि यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, हार्दिक स्वागत करता है और 75वें स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं दिल से। प्रेमांजलि यूट्यूब चैनल प्रयासरत रहेगा। थोड़ा सा डिले हो गया था कुछ कारणों की वजह से, लेकिन अब मैं हर संडे आपको एजुकेशनल वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। अभी प्रेजेंट टाइम पे आप देख रहे होंगे कि कई सारे जो है, चाहे वो स्ववित्त पोषित योजनाएं हो, चाहे विद्या संबल योजनाएं हैं, उनके आधार पर कई सारे रोजगार का एक दरवाज़ा खुला है राज्य सरकार के तहत, और आप ज़रूर आवेदन करें। अभी आरपीएससी का माहौल चल रहा है कि आपका अभी रीट का एग्ज़ाम हुआ, उसका सिलेबस भी आ चुका है। आगे बढ़ते रहें, बेस्ट ऑफ लक। और साथ में अगर आपको रोज़गार चाहिए कि थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, परिवार को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप पढ़ा सकते हैं, विद्या संबल योजना के तहत पढ़ा सकते हैं। और कई सारी यूनिवर्सिटीज ये निकाल चुका है। कॉलेज लेक्चरर, अगर आपने नेट क्वालिफिकेशन है, नेट किया हुआ है, यूजीसी नेट हो, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको अलग अलग ग्रेड पे के हिसाब से पैसा सरकार देगी और आपको एक आर्थिक सहायता मिलेगी। पढ़ाने से दोस्तों मेरा मानना है कोई नुकसान नहीं होता कि आप एक दो पीरियड पढ़ा लोगे तो उसमें आपके आरपीएससी का एग्ज़ाम रुक जाएगा या सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप पॉजिटिव रहें और विद्या संबल योजना या फाइनेंशियल जो अपने स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत सहायक आचार्य पद हेतु कई सारे आवेदन कई सारे विश्वविद्यालयों ने मांगे हैं, तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। फॉर्म भरने में कई बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि शपथ पत्र कैसे भरें, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें। तो ये मेरे पास पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत सहायक आचार्य पद हेतु आवेदन पत्र, और आप विद्या संबल योजना के तहत भी आवेदन कर सकते हैं। तो फॉर्म आइए दोस्तों, मैं सीधा बिना वक्त गवाए आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखें कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो आप यहाँ पर जो रिक्त स्थान है यहाँ पर आप लिख लें सहायक आचार्य। आप यहाँ पर लिख दें सहायक आचार्य, लिख दें इस तरीके से सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक आचार्य यहाँ पर आप फिल कर दें। और जो जिस सब्जेक्ट के लिए मांगा गया है कि आप किसके लिए सहायक आचार्य, किस सब्जेक्ट के लिए सहायक आचार्य के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आप उसमें सब्जेक्ट का नाम लिख दें। जिस तरीके से शिक्षा हुआ, तो आप यहाँ लिख दें कि आप शिक्षा के पद पर, एजुकेशन अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, गणित हो गया, चाहे संस्कृत हो गया, कुछ भी आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट का नाम यहाँ फिल कर दें। ठीक है। फिर आता है फादर्स नेम, इसको बताने की जरूरत है नहीं, आपके जो भी पिताजी का नाम है आप सीधा यहाँ फिल कर दें। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है वो लिख दें। जिस तरीके से डेट ऑफ बर्थ आपकी कोई भी रही हो, जैसे कि 16 सितंबर है और 1993, तो आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, इसे शब्दों में भी यहाँ लिख देना कोष्टक में कि 16 सितंबर, और इस तरीके से यहाँ लिख दो, सितंबर का महीना 9वां महीना होता है, तो 16 सितंबर 1993, ऐसे आप यहाँ कोष्टक में लिख दें और कोष्टक बंद कर दें। फिर अगले बात करते हैं नंबर 3 बिंदु की। इसमें डेट ऑफ बर्थ दिया है, ये कंप्लीट हो ही गया। कैटेगरी आप लिख दें कि आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी को आप यहाँ पर लिख दें कि आप SC ST से हैं, जनरल से हैं, EWS से हैं, OBC से हैं, तो आप यहाँ फिल कर दें। एड्रेस आप अपना खुद का एड्रेस भर दें जो आपका परमानेंट एड्रेस है, और यहाँ फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर पे राइट का निशान लगाएं और अपने मोबाइल नंबर लिख दें, है ना, जो भी आपके मोबाइल नंबर है। और क्वालिफिकेशन वाला कॉलम है 7वें बिंदु का, तो क्वालिफिकेशन वाले कॉलम में आप देखो, तो क्वालिफिकेशन में आप ध्यान से भरे क्वालिफिकेशन। यहाँ पर पहला कॉलम में है, यहाँ पर नेम ऑफ एग्जामिनेशन, कि आप किस एग्जामिनेशन आपने कब किया, यहाँ पर दे रखा है ईयर ऑफ पासिंग दूसरे नंबर कॉलम में, और तीसरे नंबर कॉलम में नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी या अदर इंस्टीट्यूट, नंबर तीसरा कॉलम। और चौथा कॉलम में आप किस डिवीजन से हैं, किस श्रेणी से आप पास हुए वो, और यहाँ पर प्रतिशत मार्क्स कितने आपके प्रतिशत रहें, और इस तरीके से आपको ये पूरे सारणी भर देनी है। तो यहाँ पर कि 10th किया, 10th जब भी किया आपने वो साल डाले, 2010 में किया, 2015 में किया, या 2004 में किया, 2006 में किया, और यहाँ पर आप बोर्ड का नाम लिख दें BSER अजमेर। ठीक है। डिवीज़न आप लिख दें कि फर्स्ट डिवीज़न या जो भी आपकी डिवीज़न रही हो,
आपने जो भी श्रेणी से बोर्ड का 10वीं या 12वीं +2 हाई स्कूल जो भी पास किया है वो भर दें। और उसके अलावा आप प्रतिशत में यहाँ डाल दें कि आप कितने प्रतिशत नंबर प्राप्त हुए हैं, वो आप परसेंट में यहाँ लिख दें। नंबर 2 पे आपने वरिष्ठ उपाध्याय किया है कि आपने सीनियर सेकेंडरी किया है, वो आप लिख दें यहाँ पर 12वीं, और यहाँ साल डाल दें और यहाँ पर बोर्ड डाल दें, जिस भी बोर्ड से आप वो BSc या अजमेर से हैं, और श्रेणी लिख दें। इस तरीके से आप अपनी क्वालिफिकेशन भर लें। 10th आ गया, 12th की क्वालिफिकेशन आ गई। शास्त्री शास्त्री हो तो शास्त्री नहीं है तो आपने BA किया है तो BA कर दो। अधिकतर बच्चे BA के मिलते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन के, या BSc जो भी आपने किया है, ग्रेजुएशन जिसमें भी किया है। उसके बाद B.Ed लिख दें। B.Ed के बाद जो भी आपने M.Ed किया है, SLET किया है, SET किया है, NET किया है। तो आपको पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर जब हम भरते हैं सहायक आचार्य के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको NET होना ज़रूरी है। आपकी PG तो रहेगी सही 55% से, 55% मार्क्स से आपकी PG कंप्लीट है, और साथ में आपकी NET कंप्लीट है, चाहे UGC की हो। तो आप इसके लिए एप्लीकेशन भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। 800 रुपये पर घंटा आपको मिलेगा, तो अधिकतम 45,000 रुपये आपके बनते हैं। अब आगे हम चलते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप टीचिंग एक्सपीरियंस भरे बेकायदा। आप B.Ed कॉलेज में पढ़ाते हैं, आप BSc कॉलेज में पढ़ाते हैं, आप डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं, आप इंटीग्रेटेड कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर भर दें। ठीक है। फिर उसके बाद रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आप PhD के स्टूडेंट हो या आपने PhD किया हुआ है तो आपको रिसर्च का कितना एक्सपीरियंस है वो आप लिख दें। उसके अलावा फिर आगे हम चलते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पब्लिकेशन इफ़ एनी पेपर्स ऑब्लिक आर्टिकल्स ऑब्लिक बुक्स। आपका पब्लिकेशन, अगर आप PhD किया हुआ है और आप PhD या कर रहे हैं, स्कॉलर्स है किसी यूनिवर्सिटी के, तो आप यहाँ पर पब्लिकेशन अगर आपका हुआ है, चाहे वो पेपर्स में, आर्टिकल्स में या बुक्स में आपका लेख अगर मिलता है, तो आप अगर प्रकाशित हुआ है तो आप यहाँ पर लिख दें। नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, ये आपको समझने लायक बिंदु है कि एम्प्लॉयर यानी कि जो जिस संस्था में आप टीचिंग कर रहे हो, जहां पर आपने 5-6 साल से एक्सपीरियंस है, आप सेवाएं दे रहे हो शिक्षा जगत में, उस इंस्टीट्यूट में, तो वहां उस इंस्टीट्यूट का एड्रेस लिखें और साथ में एम्प्लॉयर, आपको नौकरी देने वाले का, आप किस पोस्ट पर कार्यरत है। तो कॉलेज में आप पढ़ा रहे हो तो ऑफिशियली आप लेक्चरर की पोस्ट पे हैं, लेकिन लेक्चरर की जगह आप असिस्टेंट या प्रोफेसर लिखें। यहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की आप पोस्ट पर हैं, और आप जिस पोस्ट पर हैं उसका पद लिख दें कि विषय कौन सा है, कि आप किस विषय के हैं वो लिख दें आप, कि मैं अभी संस्कृत व्याख्याता पद पर या असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ, तो इतना आप कर दें। ठीक है। यहाँ सहायक आचार्य भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप सहायक आचार्य भी लिख सकते हैं और साथ में लिख देना किस पोस्ट पर आप कार्यरत हैं। पे एंड ग्रेड, अब ये पूछ रहा है कि आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, आप पढ़ाते हो, अध्यापन कार्य करते हो, तो आपका पे एंड ग्रेड क्या है। तो आप यहाँ पर लिख दें, एज पर UGC नॉर्म्स। आप यहाँ लिख दें, इस तरीके से आप भर सकते हैं इसे, कि आप एज पर UGC नॉर्म्स पे एंड ग्रेड पे ये आप भर सकते हैं। फिर यह है कि इफ़ रिटायर्ड PL गिव डिटेल एंड लास्ट डे, अगर आप रिटायर्ड है तो ऑफिशियली हम रिटायर्ड नहीं है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से NA लिख दें। ठीक है। फिर आगे लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स, कि आप इस जो आवेदन कर रहे हैं सहायक आचार्य पद के लिए, जो सरकार ने मांगे हैं, एक अच्छी योजना है, आपको जरूर भरना चाहिए। पढ़ने और पढ़ाने से कोई नुकसान नहीं होता, आपकी RPSC की तैयारी चलती रहेगी, लेकिन आपका रिवीजन भी होता रहेगा और पैसा भी आता रहेगा। जीवन जीने के लिए आपको काम तो करना पड़ेगा। ठीक है। और इससे अच्छा काम कोई नहीं है कि आप शिक्षा जगत से जुड़ें, आप अच्छी पोस्ट पर कार्यरत हैं, है ना। तो आप इसमें लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स में अपना आधार कार्ड ले लें। आधार कार्ड के अलावा आप 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की जिसे +2 कहते हैं, यूपी में तो इंटरमीडिएट भी कहा जाता है, इंटर कॉलेज होते हैं यूपी के अंदर। तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, 10th 12th की मार्कशीट, उनका सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, है ना। और यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपना फ़ोटो जो लगाओगे, तो अपना फ़ोटो लगाने के बाद इसे क्रॉस सिग्नेचर कर दें, इसे क्रॉस से सिग्नेचर कर दें इस फोटो को,
और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम इसके साथ लगा रहे हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड करें, अपने सिग्नेचर के साथ सेल्फ अटेस्टेड कर दें। तो सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे नेट यूजीसी का हो, उसके अलावा उसका रिजल्ट हो, नेट यूजीसी सर्टिफिकेट का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, जब भी आपने पास किया वो साल डालना है, सब कुछ अपनी डिटेल इसमें भर देनी है। और एक एक फोटोकॉपी आपको लगानी है। आधार कार्ड हो गया, जो भी डिमांड है इनकी जो भी है, तो 10th 12th BA PG BEd MEd नेट स्लेट सेट PhD, है ना। तो इस तरीके से आपको ये भर देना है ना। यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर है कि यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर है, तो अपने कैंडिडेट सिग्नेचर के यहाँ पर अपने साइन कर दें विथ एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। इसको जरूर में ध्यान रखें, अपना एड्रेस डालें और आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप लिखें, और जहाँ जिस जगह आप फॉर्म भर रहे हैं खड़े होकर उस जगह का नाम लिख दें। जिस तरीके से कोटा, आप कोटा राजस्थान से हो, यहाँ फॉर्म भर रहे हो आप, 12 हो तो 12, बूंदी हो तो बूंदी, है ना। और डेट जिस तारीख को आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। अब दो पेज अपने कंप्लीट हो चुके हैं और एक पेज आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है शपथ पत्र। आपसे शपथ पत्र लिया जाएगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है। तो शपथ पत्र में आप देख लें कि शपथ पत्र में किस तरीके से भरना है, ये ध्यान देने योग्य चीज़ है और आपको भूलना, इसमें गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। शपथ पत्र में इसे ध्यान से फिल करना है आपको, और ये आपको जरूर भी भरना चाहिए। 1300 प्लस सीटें निकल चुकी है कॉलेज में, कॉलेज हायर एजुकेशन में 1300 प्लस सीटें सरकार निकाल चुकी है। एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट लगभग 2-5 दिन में ख़त्म हो जाएगी। 18-20 तारीख खींच के हैं, है ना। तो 18-20 अगस्त 2022 से पहले आप फॉर्म फिल कर दें। शपथ पत्र का प्रारूप ये दे रखा है, तो इसमें लिखा हुआ है कि मैं श्री, यहाँ पर लिखा हुआ है श्रीमती, ठीक है, और एक कुमारी, जो भी आप हो उस पर राइट का निशान लगा दे। श्रीमती हो तो श्रीमती, शादी है तो कुंवारी है तो कुमारी, ठीक है। और उसके बाद में लिखा हुआ है यहाँ पुत्र पुत्री पत्नी श्री, तो यहाँ पर आप पुत्र हो, क्योंकि पुत्र हो तो अपने पिता का नाम लिख दें, पुत्री है तो अपने पिता का नाम लिख दें। अगर शादीशुदा नहीं है तो शादीशुदा है तो पत्नी किसकी है, पति का नाम लिख दें आप, है ना। विभाग, जिस विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकली है, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में, तो उसमें आप इस विभाग का नाम लिख दें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी है, कि जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान यूनिवर्सिटी है, कि कोटा यूनिवर्सिटी है, कि जवाहरलाल नेहरू JNVU है, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी है। जो भी यूनिवर्सिटी ने विद्या संबल या सो वित्त पोषित योजना के अंतर्गत पोस्ट के लिए आवेदन पत्र मांगे हैं, तो आपको जरूर भरना चाहिए। तो उस विभाग का नाम लिख देंगे आप। तो यह है कि मैंने विभाग, जो भी विभाग का नाम आ जाएगा, संस्थान का नाम आ जाएगा, द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक। अब विज्ञापन को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि विज्ञापन को ध्यान में रखना चाहिए कि विज्ञापन कब निकाला गया है, किसी भी संस्था के द्वारा, कॉलेज के द्वारा विज्ञापन कब निकाला गया है। तो नंबर 1 में ही दे रखा है ये, तो आपको विज्ञापन की तारीख डालनी है कि जिस तरीके से 5/8/2022, है ना, जो भी आप तारीख समझे, चाहे 8/8/2022, जब भी एडवर्टाइजमेंट आया, विज्ञापन आया असिस्टेंट प्रोफेसर की पद के लिए विद्या संबल योजना के अंतर्गत या सो वित्त पोषित योजना के अंतर्गत, वो तारीख आप डाल दें कि यूनिवर्सिटी या संस्थान ने नोटिस कब निकाला है, विज्ञापन कब दिया है। नंबर 2 बिंदु है कि यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम विभाग के परिपत्र क्रमांक 5/6/2 वित्त साविलेनी 2021 दिनांक को अच्छे से पढ़ और समझ लिया है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें कई लोग गलत भरते हैं। तो नंबर 2 का बिंदु है ना, नंबर 2 का जो बिंदु है उसमें आपसे तारीख मांगी है, जो इनका वित्तीय एवं लेखा विभाग का है, तो इसमें आप 30 तारीख भर दें, 30/3/2021 को ये निकला था। वित्त विभाग की कोई गाइडलाइन निकली थी, तो इसको मैंने अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है। तो 30/3/2021 आप यहाँ पर फिल कर दें नंबर 2 बिंदु में। नंबर 3 में है कि यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। नंबर 4 में यह है कि मेरे द्वारा जमा किए गए समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित है, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भूतपूर्व सैनिक, स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र पूर्णतया सही है।
तो ये तो आप पढ़ लेना खुद, और नंबर जहाँ जहाँ करूँगी ऐसे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से लिखा है कि आप जब भी फॉर्म भरें तो इस तरीके से राइट का निशान लगा दें कि जिस तरीके से कि किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूँगा, लड़का है तो ठीक है, फीमेल है तो करूँगी, इस तरीके से। तो इसमें 14 बिंदु दिए गए हैं शपथ पत्र में। एक बार और दोहरा देता हूँ शपथ पत्र में कि सबसे पहले अपना नाम लिखें, फिर अपने पिता का नाम लिखें, लड़की है तो शादीशुदा है तो पति का नाम आएगा, कुंवारी है तो अपने पिता का नाम आएगा। विभाग, जिस विभाग या संस्थान ने, इंस्टीट्यूट ने जो निकाला है, यूनिवर्सिटी ने, उस विभाग का नाम लिख दें और दिनांक लिख दें कि किस दिनांक को ये निकाला गया है, ठीक है। विज्ञापन का दिनांक डाल दे। नंबर 2 में ये सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम विभाग के परिपत्र क्रमांक जो कि 30 मार्च 2021 को पब्लिश हुआ निकला था, उसको मैंने पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो ये आप उसकी तारीख लिख दें। उसके अलावा फिर आता है शपथ ग्रहीता। शपथ पत्र पे यहाँ पर आप देखें शपथ ग्रहीता के सिग्नेचर कर दें। और उसके अलावा मैं सत्यापन के लिए मैं अपना नाम कैंडिडेट का, पिता का नाम और ये शपथ पूर्वक बयान करता हूं या करती हूं कि उपयुक्त वर्णित विषय, वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य, सूचना, मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं। मैंने इनको भली भांति पढ़ तथा समझ लिया है। मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा नहीं कुछ छिपाया है। यदि भविष्य से कोई सूचना या तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिए उत्तरदायी रहूँगा। और शपथ ग्रहीता अपने कैंडिडेट के सिग्नेचर कर दें। तो आपको ज़रूर भी ये फॉर्म भरना चाहिए और गलती मत करना। अपने फ़ोटो लगाए तो उसे सेल करो, सिग्नेचर कर देना। सभी डॉक्यूमेंट्स की, चाहे मूल निवासी जाति, आधार कार्ड और 10th 12th BA MA नेट PhD, अगर आप PhD कर रहे हैं, MPhil, जितने भी आपकी क्वालिफिकेशंस डिग्री है, अंक तालिकाएँ हैं, उनको सेल्फ अटेस्टेड करके आप लिफाफे से जल्दी स्पीड पोस्ट से भेजें, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। 18 या 20 तारीख लास्ट है इसकी। अलग अलग संस्था की, अलग अलग यूनिवर्सिटी की, विश्वविद्यालय की अलग अलग तारीख दी गई है, तो ये आपको जानना चाहिए। देखो, पढ़ाने से कोई नुकसान नहीं होता है बच्चों, पढ़ाना चाहिए, है ना। और पढ़ाने से नॉलेज स्टेबल होती है, ज्ञान आपका स्थायी होता है। और अब बिल्कुल आपकी वैसे तैयारी है, RPSC का आप ध्यान रखें, पढ़ते रहें। और अगर आपको थोड़ी सी आर्थिक सहायता चाहिए अपने परिवार को चलाने के लिए, तो आपको ज़रूर भी सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। ये मेरा मत है, अलग अलग मत किस तरीके से आप मानते हो अपना अलग है, अपना नज़रिया सबका अलग अलग होता है। अब मैं जल्दी ही एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, चाहे संविधान के हो, चाहे संस्कृत के हो, चाहे कई सारे सब्जेक्ट है। और B.Ed सेकेंड ईयर, जो B.Ed फर्स्ट ईयर जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो B.Ed फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनकी इंटर्नशिप लगभग पूरी हो चुकी है और अब वो सेकेंड ईयर में जाएंगे। तो सेकेंड ईयर में बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ें। कई सारे सब्जेक्ट है B.Ed में। ये अपनी धारणाएँ हैं लोगों की कि B.Ed में पढ़ने रेगुलर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा 3rd ग्रेड से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक का सिलेबस B.Ed में अधिकतर रूप से कवर होता है, आपको ये जानना चाहिए। यह हमारी समाज की धारणाएं रही है कि ऐसा नहीं है, लेकिन ये गलत है। पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होता, चाहे DLED का एग्ज़ाम हो, सिलेबस हो, चाहे B.Ed का हो, सारी चीज़ें वही की वही है, बदलने वाली नहीं है। और एक बात और कि मैं बनाता रहूँगा, आप तक पहुँचता रहेगा, आप ज़रूर भी देखें। और करंट जीके के लिए आप पढ़ते रहें। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, उसके अलावा आप पढ़े, रिवीजन करते रहें। और मुझे टाइम मिलेगा तो अभी जो आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होंगे, B.Ed फर्स्ट ईयर, B.Ed सेकेंड ईयर वालों के एग्ज़ाम होंगे सितंबर लास्ट तक, मानो आप। अनुमानित है कि अधिकतर विश्वविद्यालय B.Ed के एग्ज़ाम सितंबर, अभी आपकी इंटर्नशिप पूरी हुई है तो सितंबर में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। सितंबर लास्ट तक आपके एग्ज़ाम करवा दिए जाएंगे। वैसे ही आपकी दिसंबर में सेकेंड ग्रेड है और जनवरी में रिट का पेपर है। सब सिलेबस बराबर है, लगभग आपको जानना चाहिए। सब चीज़ें अब अलग नहीं है, अब सब लगभग कई सारे अनुपात में मिलती जुलती चीज़ें हैं। अगर आप जॉब करने के इच्छुक है तो ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हर घर आपको तिरंगा लहराना चाहिए। और अभी ओम बिरला जी जो माननीय अध्यक्ष है लोकसभा के, उनका एप्लीकेशन भी आ रहा है। आप मोबाइल से स्कैन करके अपने तिरंगा फहराते हुए सेल्फी ज़रूर अपलोड करें।
और स्वतंत्रता दिवस की 75वां स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हमेशा प्रयासरत रहूँगा, आपका प्यार और स्नेह मेरे YouTube चैनल को मिलता रहे और आप सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि जल्दी से जल्दी जो मैं एजुकेशनल वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच पाएँ, नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो आप सभी ईमानदारी से पढ़ाई करें और मेरी कई सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।